मैं क्योंकि जिस जो भी मेरा जीवन गुजरा है एकदम भाई, जो भी मैं लाइफ जी में जिया हूँ, तो जी उसका इम्पैक्ट मेरे माइंड पे हमेशा ही रहा। मैं बीच बीच में अपने गांव में जाता हूँ, कस्बे में जाता हूँ, और जैसे 9, 10, 11, 12 की एक कंपटीशन करा देता हूँ। मैं क्वेश्चन पेपर बांटता हूँ बच्चों को जो जी। आर्थिक स्थिति से डाउन है, और जो भी टॉप करते हैं मेरे एग्जाम में, मैं उनके पूरे साल की फीस जो है पे कर देता नमस्कार, मैं हूं सुस्मित सौरभ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर मिट्टी के मिट्टी में जन्मा एक बालक, पिता किसान, मेहनती, ईमानदार और बेटे को अपने से बेहतर बनते देखने का सपना आंखों में लिए। इकलौता बेटा, परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और पिता चाहते थे कि बेटा पढ़े, नाम कमाए, लेकिन पढ़ाई शायद सस्ती नहीं होती। इंजीनियरिंग में दाखिला तो मिल गया, मैकेनिकल ब्रांच में, पर तीसरे वर्ष तक आते आते एजुकेशन लोन का बोझ और परिवार की परेशानियां और आत्मसंघर्ष ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ये रास्ता सच में मेरा है। और फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जो जिंदगी की दिशा ही बदल गया। इंजीनियरिंग छोड़ी और वायुसेना में शामिल हो गया। भारतीय वायुसेना, फाइटर जेट्स के टेक्नीशियन, एक ऐसी दुनिया जहां शांति और युद्ध एक ही मंच पर होते हैं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। ड्यूटी के बीच, ऊंचे आसमान के नीचे, एक जुनून सा पल रहा था, चेस यानी शतरंज का। वो केवल खेल नहीं था, वो सोच थी, हर चाल जिंदगी की तरह गहरी। वो फीडे रैंकिंग के साथ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बना। एक और जुनून धीरे धीरे आकार ले रहा था, शेयर बाजार का। जहां बाकी लोग डरते हैं, वो वहां भी सीखता गया। 15 वर्षों का अनुभव, उतार चढ़ाव, लेकिन कभी भी पीछे नहीं हटा। यूपीएससी की तैयारी की, परीक्षाएं दी, बिना उम्र की चिंता किए, आत्मविश्वास के साथ। और फिर से 2 दशक बाद एयरफोर्स की वर्दी को सलाम करते हुए उसने एक नई उड़ान भरी। शायद उसके लिए अब सेवा की परिभाषा बदल रही थी, सेना से लेकर समाज तक। आज वो एक यूट्यूबर है, लाखों लोग उसे सुनते हैं। उसकी बातें, उसके अनुभव, उसकी सीख, वो सिर्फ एक पूर्व सैनिक नहीं है, वो एक प्रेरणा है जो ये सिखाता है कि जिंदगी में कभी देर नहीं होती, न शुरुआत के लिए, न बदलने के लिए, और न ही उड़ान भरने के लिए। यह कहानी उन सभी के लिए है जो जीवन में किसी मोड़ पर हार मान चुके हैं। आज के हमारे मेहमान हैं पेशे से एक यूट्यूबर जिनका नाम है श्री रोहित बालियान। तो चलिए हम आज अपने इस गेस्ट का तालियों के साथ स्वागत करते हैं। रोहित जी नमस्कार, मैं सुस्मित सौरभ, एक्स सर्विसमैन डायरीज में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो हमारे बारे में इतने अच्छे मीन्स, आपने अपने वाक्यों में जो सच्चाई है, एक्चुअली वो सच्चाई बयां की। लेकिन ये भी एक अद्भुत कला होती है आदमी के पास में, कि बहुत बार ये होता है कि आदमी पता तो है उसे चीजों का, लेकिन वो सही शब्दों का चयन करके अच्छे से नहीं बता पाता। ये बहुत अच्छी कला है सर आप में। जी जी और रोहित जो जो जी। भी सर आपने जी, ये सब आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का प्रेम है जो आप लोगों ने बनाए रखा है मुझ पर। और बातें करें तो शुरुआत से शुरू करते हैं। जी सर। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का जी एक सर। जिला है, और जी जहां तक सर। मुझे मालूम है कि आपका होम टाउन है वो। जी सर। पिता किसान रहे, जी सर। बचपन से पढ़ने में लगाव रहा, और जी सर। पढ़ाई में आप अव्वल रहे, टॉपर रहे। तो एक बार उस कहानी जी को एक सर। बार दोहराइएगा आप। सर कि जहाँ मेरा घर था, जी तो वहाँ ज़्यादा मीन्स पढ़ाई का ज़्यादा माहौल नहीं था, जी जी। एजुकेशन। तो मेरी मम्मी जी ने सोचा, मदर ने सोचा कि भाई यहाँ तो उतना पढ़ाई का नहीं है, माहौल नहीं है। तो मुझे अकेला लड़का होते हुए भी जी मुझे मम्मी ने जो है मामा जी के यहाँ भेज जी दिया। बचपन से ही मैं मामा जी के यहाँ मीन्स पढ़ाई की। मैं क्लास 1 to 3 से आ गया होगा मैं स्टार्टिंग में ही। और
तब से मैं मामा जी के यहाँ पढ़ा 10th क्लास तक सर। जी तो पढ़ाई का थोड़ा सा, जो मेरे नाना जी थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, जी मीन्स वो ऑपरेटर, जो जो पानी का पहले जो सरकारी ट्यूबवेल होती थी उन जी पे जी जी। ऑपरेटर होते थे। वो राज्य उन, स्टेट की बोरिंग्स होती थी जिससे कि जी जी खेतों में पानी भेजा जाता था सिंचाई के लिए, ताकि किसानों को कोई समस्या ना हो। जी 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 जी। जी तो ये ऑपरेटर थे, ट्यूबवेल ऑपरेटर थे, गवर्नमेंट नौकरी थी राज्य की। तो उन्हें भी मीन्स एजुकेशन का बहुत, मेरे मामा जी को भी उन्होंने पढ़ाया अलग अलग फील्ड में। कोई वकील बने, कोई अलग एमएनसी में काम कर जी रहे हैं, कोई अलग जी कर रहे हैं। तो वही सोच के अनुसार मम्मी ने उधर वहाँ मामा जी के भेजा। तो मेरे नाना जी बहुत स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई के उसमें, और उन्होंने मीन्स हमेशा इधर उधर नहीं जाने दिया, फोकस अपना पढ़ाई पे रखो। तो अ, मैं जब दूसरी क्लास से ही, मेरे जहाँ तक याद है मेमोरी में, तो मैं अच्छा ही रहा क्लास में, लेकिन टॉपर नहीं रहा, दूसरे नंबर पे रहा। जी 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 जी। नहीं तो देखिए, रैंकिंग की बात करें तो दूसरे क्या 10वें तक सभी टॉपर ही होते हैं, ठीक सभी है। टॉपर कुछ थे जी सर। कुछ नंबर का फासला होता है, दो जी नंबर सर, चार जी नंबर, सर। इससे टॉपर कभी मतलब टॉपर की जो परिभाषा है वो कभी मतलब बाधित नहीं होते उससे। जी सर। सर ये आज आज हम कह सकते हैं, लेकिन उस लेवल पे जो मैं, एक बचपना था मेरे माइंड में, जो बचपन था एकदम बिल्कुल, मैं थोड़ा-सा हमेशा एक मतलब थोड़ा जैसे ज़िद्दीपन कह दूँ या थोड़ा-सा पागलपन कह दूँ, थोड़ा वो रहता था मेरे माइंड में कि जी भई जब हम भी पढ़ रहे हैं, तो फिर मेरे से ऊपर कौन जा सकता है? जब मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, वो भी पढ़ाई कर रहा है, तो फिर कहाँ कमी रहेगी मेरे अंदर, जो मैं और ज़्यादा जो है पढ़ाई करूँ। तो सर मैं 6th क्लास तक का मीन्स राहुल एक लड़का था हमारी क्लास में, वो फर्स्ट रहता था, मैं सेकंड रहता था। जी, राहुल जी आपकी बात अभी सुन रहे होंगे। जी, 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 जी वो जी एमएनसी में, वो उसने पॉलिटेक्निक की है, उसने बाद में जी वो जूनियर इंजीनियर एज ए जेई वो एमएनसी में काम कर रहा है। तो फिर क्या हुआ, 7th में हमारा स्कूल चेंज हुआ, हम दूसरे स्कूल में गए, जी वहाँ और ज़्यादा बच्चे आ गए, थोड़ा और ज़्यादा बड़ा स्कूल था वो, था प्राइवेट स्कूल वो भी। तो 7th 8 में क्या हुआ सर कि राहुल जी फर्स्ट आ गए, एज यूजुअल जो आते थे वो, ठीक है। दूसरे नंबर पे एक सुमित नाम का लड़का आया 7th क्लास में, वो सेकंड आने लगा, जी जी। और मैं तीसरे नंबर पे पहुंच गया, मैं थर्ड आ गया, ठीक ओके। है। तो 7th 8 में ये रहा कि मैं थर्ड, सेकंड से थर्ड पे आ गया, ठीक है। तो 9th क्लास में जो एक कॉन्सेप्ट होता है इंटर कॉलेज का, जो गवर्नमेंट में हमारे यहाँ गाँव में आस-पास में जो इंटर कॉलेज जो बोर्ड के होते हैं 10th-12th में, सरकारी कॉलेज होते हैं वे। जी 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 तो उसमें हम 9th में चले गए, और आस-पास के बहुत सारे गाँव वाले जो बच्चे थे 8th तक जो पढ़ते थे प्राइवेट स्कूलों में, वो सब सरकारी स्कूल में आ गए। मतलब ओके। बड़ा लेवल पे हो गया, और बच्चे हो जी गए, मीन्स बहुत सारे सेक्शन हो गए, 300-400 मिला के 9th में एडमिशन हो गए। तो 9th में पहुंच गया मैं, जब 9th का हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ, तो मेरा नंबर आया 18-19। मतलब आया क्या, मैं खुद सबके नंबर देखता था, ऐसे तो 18-19 कोई रैंकिंग नहीं होती, लेकिन जी मैं क्योंकि मैं ए सेक्शन में था वहाँ, जब क्योंकि पढ़ाई के आधार पर सेक्शन बटे हुए थे उस कॉलेज में। तो क्या हुआ कि मेरा ए सेक्शन था, मतलब जो क्रीम लोड था पूरा 9th का, वो सब ए सेक्शन में था। एक जिज्ञासा थी अपने आप को परखने की कि हम कहाँ खड़े हैं। हम कहाँ खड़े हैं, जी हम कहाँ, बिल्कुल सही। जी जी वो जी अंदर ही अंदर मैं देखता था किसके कितने नंबर, इसे 18-19 का कोई रैंकिंग तो होती नहीं, कहीं कोई नंबर तो होता नहीं उनमें, लेकिन मैं खुद आऊंगा कि 18-19 टाइप है। तो और ज्यादा निराशा होगी, मुझे लगा कि भाई मैं तो अभी राहुल था ही, थोड़ा वो था। अभी तो इतने राहुल हो गए, तो अब कैसे अब काम तो चले। राहुल जैसे पता नहीं कितने लड़के मेरे आगे खड़े हैं। इतने लड़के आगे कर दी। जी 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 तो 9th का जो फाइनल एग्जाम हुआ, तो वो भी एग्जाम हुआ, और मैं ओवरऑल जो मैं देखा, तो मैं मतलब 20 के आसपास मेरी नंबर था 9th जी क्लास में। जी 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 तो मुझे काफी वो लगा कि भाई अब तो पॉसिबल ही नहीं है, अब तो जहां मैं सेकंड की सोच रहा था, थर्ड पे चला गया, 20वीं पे चला गया, अब तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो 10th हमारे यहाँ बोर्ड का होता है, यूपी बोर्ड, काफी ये, मैं बात सन 2000 की कर रहा हूँ, तब बहुत स्ट्रिक्ट बोर्ड होते थे, न्यूज़पेपर में रिजल्ट आता था बहुत। रिजल्ट भी ऐसा आता था 10th का, जैसे 17%, 20%, मतलब 100 में से 17 बच्चे ही पास हुए हैं, सब फेल हुए, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट था यूपी बोर्ड। तो सर फिर 10th में जैसे स्टार्टिंग हुआ, सेशन स्टार्टिंग हुआ जुलाई का, और बोर्ड का एग्जाम था वो, तो हम, मैं एक गुरुजी हमारे रमेश चंद गुरुजी, हम पैदल पैदल चल रहे थे, वो इंटर कॉलेज में फिजिक्स के लेक्चरर थे उसी कॉलेज ओके में। ओके। हमें नहीं पढ़ाते थे वो, +1 +2 मतलब 11वीं और 12वीं को पढ़ाते थे जी फिजिक्स। जी तो वो ऐसे ही जैसे मोटिवेशनल चीज होती है ना, आज मेरी समझ में आता है कि आज हमें भले ही ना लगे इस उम्र में कि भाई मोटिवेशनल की जरूरत है नहीं है,
लेकिन बच्चे को तो मेरा ये मानना है कि कम से कम जब तक वो 25 साल से कम का है उतना उससे समझने है, तो मोटिवेशन की बेहद जरूरत होती एक है। ये नया देखो। बच्चा जिसका जो दिमाग होता है बिल्कुल ही सादे कागज की तरह होता है, उसे ये मालूम नहीं होता कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है, मुझे क्या करना है, सही क्या है, गलत क्या है। तो उस समय में, उस स्थिति में एक गुरु की, एक मार्गदर्शक की, एक मोटिवेटर की आवश्यकता पड़ती है, जी सर, जी सर। क्योंकि वही बता पाता है आपको कि जी हमें सर। किस दिशा में जाना है और हमारे लिए सही दिशा क्या जी सर। होगी। जी। तो सर जैसे हम चल रहे थे, हमने कोतवाल बस जैसे मोटिवेट कर रहे थे हमें, जी। लेकिन मेरे माइंड में तो राहुल ही घुसा हुआ था कि भाई अब तक तो इतने राहुल वेट कर रहा था क्वेश्चन, राहुल ही। और उनसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछा मैं कि सर हम कुछ भी कर सकते हैं। जी। उन्होंने, जो हमारे गुरु थे, बोला नहीं नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसका एक सिंपल सेंटेंस का मेरे माइंड में बहुत इंपैक्ट पड़ा, बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। हमने कहा कि हम इस थ्योरी को देखूंगा मैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं क्या। और मैंने थोड़ा ठान लिया कि भाई मैं जो है ये 10th क्लास जो है टॉप करूंगा अपने अपने कॉलेज की। हम्म। तो सर फिर मैं एक टेक्निक यूज करी मैं एक टेक्निक यूज की। मेरा ये मानना था कि अभी कैसे, क्योंकि कैसे इन्हें हरा सकता हूँ। तो मैं सोचा कि इनसे ज्यादा पढ़ूंगा मैं, मतलब मैं एक कॉन्सेप्ट, यदि वो 2 घंटे पढ़ते हैं मैं 3 पढ़ूंगा, यदि वो जी। 4 पढ़ते हैं मैं 5 पढ़ूंगा, उनसे ज्यादा पढ़ूंगा मैं बस। बात जब आती है बचपन की पढ़ाई की, तो इसको हेल्दी कंपटीशन कहा जाता है। हेल्दी ये कोई कॉम्बिनेशन। गलत जी नहीं, सर। इसको हेल्दी जी सर। कंपटीशन कहते हैं कि हाँ भाई, वो लड़का मुझसे तेज है, जी मुझे जी जी। उसके जैसा है, उससे अच्छा बनना है, उसके लिए हम परिश्रम करते हैं। जी सर। जी सर। तो अब डायरेक्ट मैं उनसे तो पूछ नहीं सकता था कि भाई तुम क्या कितने घंटे पढ़ते हो, थोड़ा ऑकवर्ड लगता था क्योंकि मेरे से बिल्कुल बड़े बिल्कुल 20 बिल्कुल। बच्चे थे। तो मैं एक टेक्निक यूज की सर, एक टेक्निक यूज की। जी। टेक्निक का नाम था दिनचर्या। ओके। मैं जो है सबसे पूछता था, टॉप 20 लड़के थे, सबके पास जाता था मैं, अकेले अकेले के पास में। बोले यार तुम्हारी दिनचर्या क्या है, मतलब दिनचर्या के बारे में मैं सब पूछता कि सुबह क्या उठते हो तुम, क्या खाते हो, कहाँ घूमते हो, कितना खेलते हो। असल में मेरा जो माइंड था वो ये था, उसकी दिनचर्या से ये पता करना कि पढ़ाई कितने घंटे करता सही है ये। बात है। नहीं, किसी चीज की कोई भी सफलता आपके लिए जब मायने जी सर। रखती है, तो आप क्या जी सर। करते हैं, उसके लिए एक रूटीन बनाते हैं, जी सर। जी सर। जी अपने अपनी एक जीवन शैली तैयार करते हैं, चाहे जी वो कोई भी क्षेत्र हो। जी जी तब जब आप उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, अपने जीवन जी। में उसको उतारना शुरू करते हैं, तब जाके सफलता मिलती है। तो आप अच्छे कदम पे थे, अच्छे मार्ग पे थे कि जो आपने उस अवस्था में इतना सब कुछ सोच लिया है। तो सर मैं दिनचर्या सबसे पूछता था, तो मेरा नाम भी दिनचर्या ही डाल दिया उन्होंने पूरी ओह। क्लास में। वो मेरा समझ नहीं पाई ये पूछता क्यों है, लेकिन क्योंकि मैं सबसे पूछता था, मतलब 20 लड़कों से सबसे पूछा मैं अलग अलग से, तो उन्होंने मेरा नाम ही दिनचर्या डाल दिया। जी जी तो जी। फिर मैं सर उनसे ज्यादा मेहनत की, और जो रिजल्ट आया वो मैं ही टॉपर था 10th क्लास में। क्या बोर्ड का बात है, एग्जाम था। क्या जी बात है, बहुत बहुत सर। बधाई फिर से आपको। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। मेहनत ही किसी चीज का मीन्स उसका पर्याय नहीं है। मेहनत करते रहो और हेल्दी कंपटीशन करते रहो, तो सब कुछ आपको आपको वो चीज ना मिले तो आसपास तो आप पहुंच ही जाओगे। ये नहीं कि भाई आप सपोज करो 100% की ट्राई कर रहे हो, तो 100 ना मिला तो 90 मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा, तो उसमें मतलब फल इतना, रिजल्ट इतना मैटर नहीं करता, मेहनत ज्यादा मैटर करती है इस टाइप। तो आप शुरू से पढ़ने में अच्छे रहे, काफी आपने काफी मेहनत भी जी की अपने आप को तराशने में। अगली जो जी बात है, अगला जो पॉइंट है हमारे मन में जो आता है कि जी। पढ़ाई के साथ आपको शुरुआत जब करनी थी, आपको ऐसा क्या लगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सी तैयारी करनी चाहिए। आमतौर पर जब सर बच्चे एक्चुअली हम 10वीं में जाते जी हैं, तो जी वो जी जी सोचना शुरू करते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे जी जी जी। व्यापारी बनना है। ये सारी बातें उनके दिमाग में आने लगती हैं। तो ये पल कैसा रहा आपके लिए, आप क्या सोचते थे। सर यदि मैं आप सच्चाई बताऊं आपको, ये हकीकत बताऊं, एक्चुअली ये जो आज की जनरेशन है ये तो थोड़ा मैं एडवांस मान सकता हूँ। जी। यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत ही सीधा जेंटल एकदम लड़का था। मैं उतना वो ज्यादा एक्सपर्ट या जागरूक नहीं था कि भाई क्या कर, क्योंकि ये जो चीजें होती है हमें ये भी पता है कि ये भाई ये तो बहुत टफ कंपटीशन है, या फिर कोई और अदर फील्ड में, मतलब जो मदर फादर ही बोल लेंगे, जो फादर ही बोल लेंगे उधर ही हम चलेंगे, मतलब उस टाइप का ऐसा नहीं था। बस जो मेहनत थी वो थी, बाकी ये चीजें इस टाइप की कोई प्लानिंग उस लेवल पे या उस माइंड में नहीं आता था कि भाई यही चीज मुझे बढ़ना है या करना है, जो भी घर जी जी। वालों ने बोल हमारा बस। जो दौर था जी उस जी। समय, हमारा जो भविष्य था वो हमारे माता पिता डिसाइड बिल्कुल करते सर। थे। बिल्कुल पिता बिल्कुल। को चाहते थे कि बच्चा साइंस पढ़े, तो हम साइंस पढ़ते थे, बिल्कुल सर या बिल्कुल। चाहता था कि अगर हम इंजीनियरिंग पढ़े तो हम इंजीनियरिंग पढ़ते थे। जी सर। जी सर। जी सर। तो आपने जैसा बताया कि आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे,
आपका चयन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हो गया था और जी आपने सर। अपनी 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी कर ली थी, जी सर। उसके बाद अचानक से आपने एयरफोर्स ज्वाइन की। सर एक्चुअली 3 वर्ष नहीं सर, थर्ड सेमेस्टर, मतलब 1.5 साल, जी डेढ़ जी साल जी। के लगभग। ओके, आप तीसरे जैसे सेमेस्टर में थे और थर्ड फिर सेमेस्टर आप, में था। जी जी, और आपने फिर एयरफोर्स की राह पकड़ ली। ऐसा जी क्या जी। रहा, ऐसा क्यों? जैसे सर फिर 10+2 में भी अच्छे मार्क्स थे मेरे, सब चीजें थी। तो फिर मीन्स क्या है कि बीएससी में भी मीन्स एक लिस्ट, जैसे बीएससी आमतौर पर करते हैं, तो मैं बीएससी के लिए भी फॉर्म भर दिया था अपने डिग्री कॉलेज में। उसमें भी मेरा नंबर आ ही जाता, फर्स्ट डिवीजन थी, +2 में अच्छे जी मार्क्स जी थे। लेकिन फादर साहब ने मतलब मेरे फादर जो है एक जागरूक इंसान है, बहुत ज्यादा जागरूक जी है एकदम। वो जी जी न्यूज़पेपर के थ्रू एजुकेशन की पावर को समझते हैं कि एजुकेशन कितना पावरफुल टूल है, जी ये मतलब जरूरी है एकदम बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत सारे आदमियों के पास जो पढ़े लिखे थे सबके पास जाते थे कि भाई हमारे बच्चे को क्या करना चाहिए आगे क्या नहीं। तो हालांकि मैं बीएससी में भी एडमिशन डाल दिया था, लेकिन जी मेरे फादर साहब ने पता किया सब चीजें, बोला नहीं भाई बीटेक एक इंजीनियरिंग अच्छा ऑप्शन है। तो फिर क्या है कि बोला नहीं ठीक है भाई बीटेक करनी है। तो मैं फिर एक एडमिशन हो गया मेरा यूपीटीयू के अंदर था, वो उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वहाँ मैकेनिकल ब्रांच मिल गई मुझे। और एयरफोर्स का एग्जाम में 10+2 में एक्चुअली उसका ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग जी कहानी है जी जी जी। एयरफोर्स में भी। हम जानना चाहेंगे कि आखिर एक इंजीनियरिंग का लड़का जी 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 जी। जो पढ़ने में इतना तेज था, जी 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 जी। फिर एक ये तृतीय वर्ग की नौकरी कह सकते हैं, तृतीय नौकरी क्या सर। कहें, देश सेवा कहें, जी सर। जी लेकिन सर। जहां जी बात आती है, अगर हम अपने व्यवसायिक और व्यवहारिक जीवन की बात करते हैं, तो एक तृतीय वर्ग की सैलरी की नौकरी थी ये। जी सर। जी सर। तो उसमें जाना, जी सर। जबकि माँ पिता का वो इकलौता लड़का है, जी सर। जी सर। कुछ तो कारण रहे, क्या कारण रहे कि आपने ऐसा बदलाव किया जिंदगी में? ये एक्चुअली सर क्या है कि 10+2 के बाद ही मैं एयरफोर्स का एग्जाम दिया था, तो जी। हमारा पूरा वेटिंग में था। ये पूरी जो एंट्री थी जो था पूरा एंट्री वो था, एग्जाम में पहले दे दिया था, बीटेक में जाने से पहले मैं एग्जाम दे दिया था। ओके ओके तो ओके। एक दो बार मैं ट्राई की, जी मीन्स जो एयरफोर्स के जहाँ भी हम पता कर सकते थे कि भाई हमारा क्या होगा, उन्होंने कहा कि वेटिंग में है, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। जी मीन्स एयरफोर्स की साइड से कोई कंफर्म नहीं था, तो हम क्या है वेट भी नहीं कर सकते थे। तो एग्जाम एक्चुअली पहले दे दिया था ये। तो रिजल्ट जो इसका आया, जब वहाँ मैं बी टेक कर रहा था, तीसरे सेमेस्टर का एग्जाम मैंने दिया था, तो इसी बीच ज्वाइनिंग लेटर गांव में पहुंच गया। जी तो मेरे फादर साहब के मन में द्वंद हो गया, क्योंकि पिताजी तो नहीं चाहते थे कि मैं एक्चुअली एयरफोर्स में ज्वाइन करूं। जी। सही बता मतलब वो नहीं, आपकी भावनाओं से मैं ये अवगत हो पा रहा हूँ। जी जी जी। देखिए, एक बेटा है, जी हालांकि देश सेवा अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है, जी और देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि उसे जी देश सेवा करनी चाहिए। फिर भी जहां बात आती है कि एक बेटा है, बुढ़ापे का सहारा, जी वो हमें छोड़कर देश जी सेवा में देश के किसी कोने में पड़ा रहेगा, जी जी कोई ऊंच नीच होती है, तबीयत खराब होती है, कुछ ऐसी इमरजेंसी होती है, तो फिर हमारा सहारा कौन बनेगा? तो उनकी सोच गलत नहीं थी। तो अपनी बात आप जारी रखें। और एक और करेक्शन बता दूं सर, मैं अपने घर में ही अकेला लड़का नहीं हूँ, 2 फैमिली में अकेला लड़का हूँ मैं। बताइए। तो ऐसी ऐसी तो भावनाएं मन में उठनी जायज है, इसमें जी कोई जी जी गलत बात नहीं है। जी 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 जी। क्योंकि जो मेरी मदर और मेरी मौसी जी है, वो 2 सगे भाई का ही शादी, तो उन्होंने कहा कि नहीं अच्छी है सब चीजें। तो अल्टीमेटली अंतर्द्वंद होने के बावजूद भी मैं क्या है एयरफोर्स में चला गया जी। सर। बात करें, क्या कुछ हद तक फौज में जाना अ, किसी भी युवा के पारिवारिक पृष्ठभूमि या उसकी आर्थिक स्थिति का परिचायक है? सर यदि हम फौज को देखें तो फौज जो है 2 कैटेगरी में सर बटी हुई है। मतलब एक तो होता है सिपाही या क्लास 3, और एक होता है ऑफिसर कैटेगरी, जो जी अधिकारी रैंक के जाते हैं। जी अधिकारी में तो आपकी चाहे पृष्ठभूमि चाहे गांव की हो शहर की हो, क्योंकि एक अफसर है एक अधिकारी है, क्लास 1 अधिकारी है, तो वो तो उसे तो जाहिर है ज्यादा जागरूक है, वो इंटरव्यू करके जा रहा है, एसएसबी करके जा रहा है, तो उन्हें पता है कि क्या है क्या सैलरी है, चीजें हम्म। मतलब सब जी पता है। लेकिन यदि मैं बात करूँ क्लास 3 या जो उसकी, तो वो कहीं ना कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि के ये बंदे आते हैं। जी और अच्छी नौकरी है, नौकरी बहुत अच्छी है, नौकरी से मैं कभी वो नहीं हुआ, जी अच्छी है। लेकिन हाँ ये है कि आप में क्या होता है, कभी भी कैपेबिलिटी भाई कुछ और है आप में,
लेकिन भाई कहीं ना कहीं 1% मजबूरी, जो आप चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो, वो एक्चुअली ये होता है बहुत। तो जी। अल्टीमेटली खुश हूँ मैं, ज्यादा है उस पर सोचता नहीं मैं। नहीं, एक किसान का बेटा, जी जाहिर सी बात है कि आमदनी उतनी नहीं होगी, या आमदनी होगी तो मौसम पर निर्भर होगी। किसी जी साल जी फसल अच्छी हो गई जी तो जी जी पैसे आ गए, किसी साल फसल खराब हो गई, मौसम जी जी खराब हो गया तो उस साल मंदी पड़ गई, पैसों की थोड़ी कमी रही। तो जी एक जी जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जी जी उस जी पर से बच्चे को पढ़ाना, उसको इंजीनियर बनाना, जी फिर जी उसको पैसे देना। इंजीनियरिंग की फी भी मुझे लगता है कि 10 लाख लाखों के में। करीब तो कम से कम लग जाते हैं आज के समय में। उस समय जी जी थोड़ा कम लगता होगा, फिर जी भी जी एक किसान के लिए इतना कर पाना बड़ा मुश्किल सा होता है। तो जी। क्या ये फैक्टर भी, ये बात भी कहीं ना कहीं एयरफोर्स ज्वाइन करने का कारण बनी आपके? ये सच्चा है सर, क्योंकि बीटेक में मैं एजुकेशन लोन लिया हुआ था, मेरा खुद जी की जो पढ़ाई हो रही थी वो एजुकेशन लोन पे ही हो रही थी। जी 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 जो जी मेरी बड़ी सिस्टर है वो एमएससी बायोटेक की, उन्होंने, जी क्योंकि फादर साहब बहुत जागरूक थे, जी जी उन्होंने लड़का या लड़की का भेद नहीं किया कि भाई लड़की है तो इन्हें हम एमएससी बायोटेक नहीं कराएंगे, तो उन पे भी एजुकेशन लोन लिया हुआ था, उनकी पढ़ाई पे भी। जी। मेरी पढ़ाई पे भी एजुकेशन लोन चल रहा था, तो कहीं ना कहीं तो सर फैक्टर तो बना ही है, क्योंकि जब आप थर्ड जागरूक, सेमेस्टर में हो, पढ़ाई करने की सोच रहे हो, तो फिर मतलब कहीं ना कहीं तो चीज है। एक जागरूक पिता वही होता है, भले वो खुद पढ़ा लिखा ना हो, कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो अगल बगल से, आस पड़ोस से, समाज से चीजों को देखता है, उनको समझता है, और चाहता है कि जो समाज का सबसे बढ़िया आदमी है उसका बेटा भी वही बने। चाहे उसके लिए कितने भी खर्च करने पड़े, कितने लोन लेने पड़े, कितना कर्जा लेना पड़े, लेकिन वो अंत तक हार नहीं मानता। जी सर। अगला प्रश्न मैं उठाता हूं आपके लिए। जी सर। एयरफोर्स की नौकरी के दौरान जी सर। एक शौक चढ़ा आपको चेस खेलने का, जो आपको अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले गया, जी सर। आपको फिडे की रैंकिंग दिलाई। कैसे हुआ ये सब? क्या चेस का सपना बचपन से था, या एयरफोर्स में जाने के बाद ये चीजें धीरे धीरे विकसित हुई? सर एक्चुअली ये हुआ कि जैसे मैं ज्वाइन किया ट्रेनिंग के बाद में, जी पहला मेरा टारगेट था कि यूपीएससी क्रैक करूं। मैं वहां देखा कि भाई जब मैं एज ए टेक्नीशियन बना, जी तो किस किस चीज के लिए मैं यहाँ मेहनत कर सकता हूँ, किस चीज के लिए सर्विस में रहते हुए मैं मेहनत कर सकता हूँ, यदि अपॉर्चुनिटी मिलती है जी तो मैं बन सकता हूँ। तो वहां मुझे पता चला कि जो क्लास 1 होती है जो यूपीएससी में, उसके लिए आप जो है तैयारी कर सकते हो। तो मैं सर स्टार्टिंग में सबसे पहले यूपीएससी की तैयारी की मैं सर, जी सबसे जी पहले जी यूपीएससी की तैयारी की मैं 5-6 साल स्टार्टिंग में पूरी मेहनत से, पूरा मेहनत करके जी जी मुखर्जी नगर वगैरह बहुत सारे जहाँ से जी जी। जाहिर सी मटेरियल बात आता। है कि उस समय के युवा जो थे वो जी जी आईएएस की तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर भी जाया करते थे, जी सर। जी क्योंकि सर। वही हब हुआ करता था। जी, आगे जी सर। बताएं रोहित जी। तो वहां से मटेरियल आया, मैं पढ़ाई की पूरी। थोड़ा जो टाइम शेड्यूल होता है स्टार्टिंग में, और फाइटर में थोड़ा सा वो टफ होता है, हल्का सा टाइम जी कम जी जी मिलता जी है, जी मॉर्निंग फ्लाइंग आरटी और नाइट फ्लाइंग में। तो मैं क्योंकि स्क्वाड्रन में मीन्स पोस्टिंग था, तो मैं 4-5 साल जब मेहनत की, तो मैं सफल नहीं हो पाया यूपीएससी में। जी जी तो जब 5-6 साल की नौकरी मेरी हो चुकी, तो मुझे लगा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है ये, मैं चाहे हम्म। कितना भी मेहनत कर लूं, क्योंकि आपको खुद की कैपेबिलिटी का पता होता है कि भाई जी ये चीजें होगी। तो मैं काफी कंसिडरेशन किया अपने ऊपर कि भाई जो चीज में मेहनत की, क्या वो कुछ लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। तो ये फाइनल मुझे नहीं हुआ कि भाई नहीं, मेरे बस की बात नहीं होगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। जी जी। एक 5-6 साल की सर्विस हुई मेरी, तो जब मैं कंसिडरेशन किया कि भाई नहीं हो पाएगा, तो मैंने सारी किताबें बंद कर दी, सब बंद कर दिया, पूरा पढ़ना बंद कर दिया। तो अब मुझे लगा कि अभी तो 10-12 साल और है कम से कम इधर, ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जी ठीक है। तो बहुत विचार करने के बाद में, एक तो क्योंकि मुझे साधन चाहिए था जिसमें मैं पूरा इंगेज कर सकूं अपने आप को, ठीक जी है, जी मीन्स मेरा पूरा फोकस एकदम चेंज हो जाए, क्योंकि टाइम पीरियड है आपको, मीन्स ड्यूटी करने के बाद कभी कुछ और निगेटिव विचार ना आए इस टाइप का। तो चेस, एक तो चेस स्टार्ट किया सर मैं, ठीक है। और दूसरा क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी एक मेरे पास्ट में एक वो रही कि भाई रियल में कुछ फाइनेंशियल इशू रहे। तो उसी की बदौलत जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो उसमें ऐसा तो मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट रहा, जी लेकिन यूपीएससी में जब आप जनरल स्टडीज एक टॉपिक होता है, उसमें आपको जो
आर्ट्स के सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये भी पढ़ने का मौका मिलता है। जी जी तो उसी में ही मैं पहली बार इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ा, उसमें थोड़ा वो क्या होता है क्या नहीं है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंस से मैं पहली बार कनेक्ट हुआ कि भाई ये ओके चीजें भी। सर फिर जब मैंने बुक्स बंद की तो दो चीज, एक तो चेस में स्टार्ट की, और दूसरा एक फाइनेंस का कि भाई ये इनके बारे में भी हम देखते हैं, तो कम से कम पढ़ाई तो हम कर सकते हैं। जी जी तो फाइनेंस की मैं जो है पढ़ाई स्टार्ट की। ठीक है। तो यदि मैं पहले मीन्स चेस कवर करूं तो चेस पे क्योंकि मेरा माइंड वही था कि टॉप में जाना है, हल्का फुल्का नहीं जी करना, तो जी मैं बिल्कुल। उसकी बुक्स भी पढ़ी, बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी चेस की, और कोचिंग भी ली मैं। 1,000 रुपये घंटे के हिसाब से मैं क्या बात। कोचिंग भी ली कोच से, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है इसकी कोचिंग चेस की। तो उसी के बदौलत मैं प्रोफेशनल चेस प्लेयर बना, इंटरनेशनल चेस प्लेयर कहते हैं FIDE। जी मेरी आज भी रेटिंग 1427 है। क्या बात है। और दिल्ली ओपन, बहुत सारे जो टूर्नामेंट FIDE की होती है, वर्ल्ड चेस फेडरेशन की, जी 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 तो वो जो है वो टूर्नामेंट खेली मैं। और उसी के बदौलत मैं जो एयरफोर्स में भी एक कमांड का है, ये कोच भी रहा मैं उसी जी के जी 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 लिए। जी तो बेसिकली वो एक हॉबी या एंजॉय के लिए, क्योंकि जी ये मेरा मानना है, देखो क्योंकि मैं इस गेम से कंसर्न हूँ, जी ये गेम सभी के लिए मैंडेटरी होना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरा खुद का मानना है। जी 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 क्योंकि ये गेम आपको प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, डिसीजन मेकिंग, आप प्रेशर में हो तब आपको डिसीजन लेना है, बहुत सारी आपकी इनबिल्ट, क्योंकि वो चीजें आपको एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन आप जब डेली डेली रूटीन बेस पे करोगे, जब आप गेम खेल लोगे, तो आपको क्योंकि प्लानिंग करनी है, कम टाइम में करना है, डिसीजन लेना है, बहुत सारी चीजें, तो 2-4 साल के बाद में वो आपके ब्लड में चली जाएगी। और फिर कोई भी डिसीजन आपकी लाइफ का होगा तो वहां भी आप ऑप्शन तलाश करोगे, कैसे आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है, स्ट्रेटेजी बनाओगे। तो चेस तो यदि मेरे हाथ में हो तो मैं मैनेटरी कर दूं सबके लिए। यदि कोई वो प्लेयर बने नहीं बने वो अलग बात है, कि प्लेयर ही बनना है किसी को, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खेलना जरूरी है ये गेम। जी 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 वो कहते हैं ना कि खेल मनुष्य का सर्वांगीण विकास करता है। जी सर, जी सर, जी सर। अब फिर से वही बात आते हैं, उसी मुद्दे पे आते हैं। जी सर। आप बचपन से तेज तर्रार थे, एयरफोर्स की नौकरी कर ली। अब एक समय आया कि जब आपके दिमाग में आया कि नहीं, अब मुझे फौज छोड़नी है, 20 साल की सेवा मैंने पूरी कर ली। जी सर। उस समय ये निर्णय कर पाना कितना कठिन होता है, और माँ पिता का और सगे संबंधियों का इसमें कितना सपोर्ट मिला आपको? आपकी जाहिर सी बात है कि उस उम्र में आपकी पत्नी थी, आपके बच्चे थे, सबने कितना सपोर्ट किया कि हाँ आप अब फौज छोड़ के बाहर चले जाएं? नहीं नहीं, एक्चुअली सर क्योंकि मैं चेस प्लेयर था मैं, जी और फाइनेंस भी मैं क्योंकि सीखना शुरू कर दिया था, बहुत पढ़ाई की मैं, पैसे में इन्वेस्टिंग कैसे होना चाहिए, खुद के पैसे में जी लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये तो मेरे लिए बहुत आसान था, बहुत आसान डिसीजन था कि भाई अब तो जो इनिशियल एंगेजमेंट है 20 साल, जी जी वो मतलब उसका मैं जे वेट कर रहा था, मुझे ऐसा कुछ भी परेशानी नहीं हुई कि भाई जी किसी भी साइड से जी ना। तो क्योंकि इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट यही है कि एक तो चेस प्लेयर हूं मैं, और दूसरा क्या है, क्योंकि फाइनेंशियल में जो है अब से 15 साल पहले ही कैसे डाइवर्सिफाइड करना है, कहाँ कहाँ में पैसा रेज करना है। जी जी तो क्योंकि देशभक्ति तो है, सब चीजें हैं, जी जी लेकिन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँ कि 0.001 भी कोई ऐसा डाउट था ही नहीं, किसी को ना पूछ रहा था क्या करना, जी मतलब जी वे कोई ऐसा इशू नहीं रहा कुछ आप एक चेस प्लेयर रहे। भी। जी सर। आपका शेयर बाजार में अनुभव 15-20 वर्षों का रहा। जी सर। आपने फौज छोड़ी, जी सर। फिर ये यूट्यूबर बनने की चाहत कहाँ से उभर आई? जी सर। जी सर। जी सर देखो क्या है कि मैं क्योंकि जिस जो भी मेरा जीवन गुजरा है एकदम भाई, जो भी मैं लाइफ जी में जिया हूँ, तो उसका जी इम्पैक्ट मेरे माइंड पे हमेशा ही रहा। मैं बीच बीच में अपने गांव में जाता हूँ, कस्बे में जाता हूँ, और जैसे 9, 10, 11, 12 की एक कंपटीशन करा देता हूँ मैं, क्वेश्चन पेपर जी बांटता हूँ बच्चों को जो जी आर्थिक स्थिति से डाउन है, और जो भी टॉप करते हैं मेरे एग्जाम में, मैं उनके पूरे साल की फीस जो है पे कर देता हूँ, क्या चाहे बात है। वो एक प्राइवेट सजग स्कूल। सोच है इसको, एक युवा पीढ़ी के बच्चों के भविष्य के निर्माण हेतु एक सजग सोच है। और मैं
आपको बधाई देता हूं आपकी सोच के लिए कि जो आप इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, आप इतना काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। जी सर, जी जी सर। तो वो तो सर एक अलग चीज है। सेम मैं ये सोचा कि एक जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास, ये चीजें हैं, तो वहाँ चीजें क्या है, फाइनेंशियली कोई डिस्कशन नहीं होती, क्योंकि प्रॉब्लम है फाइनेंस की, वो चीजें डिस्कशन ही नहीं होती कि क्या चीज है क्या नहीं है। व्यक्ति अपनी समस्याओं से इतना घिरा हुआ है, बिल्कुल सर, रोजी बिल्कुल सर। रोटी के चक्कर में इतना परेशान है कि वो जी सोच सर, ही नहीं पाता कि अर्थ और वित्त नाम की कोई चीज होती है और हमें उसकी पढ़ाई भी करनी है। जी सर, जी सर, जी सर। जी तो यही चीज मैं जब मेरे माइंड में थी, तो जो यूट्यूब चैनल है, क्योंकि एक तरीके से जो शेयर मार्केट के यूट्यूब चैनल थे ऑलरेडी, मतलब है जो यूट्यूब में शेयर जी मार्केट के, जी वो जी मैं ये देखा कि या तो वो टिप्स दे रहे हैं, और मैं गलत नहीं मानता सर, उन्हें कोई गलत नहीं मानता, क्योंकि वो पैसे के लिए कर रहा है भाई, अच्छी बात है, उनके पास नॉलेज है, तो यदि वो पैसे लेके किसी को टिप्स दे रहे हैं तो कोई गलत चीज नहीं है। तो लेकिन मुझे लगा कि भाई ये तो क्योंकि अलग चीज है, ये तो भाई जो पैसे वाला है, जिसे पता है कि भाई इन्वेस्ट करता है, वो पैसा भी देता है, ठीक है, सब चीजें, लेकिन आम आदमी को नहीं पता चलेगा कि ये चीजें क्या है या क्या है। दूसरा, इसमें शेयर मार्केट के या वो कोर्स सेल कर रहे थे 5% फ्री में बता करके, 95% का जो 500, 1000, 2000, 5000 जो भी उनका था वो ले रहे थे, और ये भी गलत बात नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, सब चीजें हैं। तो मुझे लगा कि आम आदमी जिसे शेयर मार्केट से डरता है जो कोई, ठीक है, तो वो ना तो कोर्स खरीदेगा, ठीक है, और ना वो टिप्स में कभी घुसेगा एकदम जी बिल्कुल। तो ये मैं एज ए सेवा ही कि भाई फाइनेंशियल की नॉलेज होनी चाहिए। मैं सर आज तक किसी को ये नहीं कहा कि कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, मैं जी कभी आज तक किसी को नहीं बोलता मैं, ठीक है। जी जी ये तो केवल एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आपने फिजिक्स पढ़ा, मैथ पढ़ा, इंग्लिश पढ़ी, हिंदी पढ़ी, कोई सब्जेक्ट पढ़ा, तो ये मेरा एक मकसद है कि फाइनेंस भी एक चीज पढ़ो, आपकी चीजें काम कैसे करता है बिल्कुल। ये, ठीक है। पुराने और समय से जहाँ चाणक्य के अर्थशास्त्र की बात करें, हमारे पुरानी जो परंपरा रही, जी हमारे विषय में शुरू से ही अर्थशास्त्र रहा, और पहले के लोग इस पे रुचि दिखाते थे, इसमें उनको आनंद आता था, इनको अपना ज्ञान बढ़ाते थे, उनको इनकी जानकारी थी। पर धीरे धीरे जो शिक्षा का स्वरूप बदला, उसमें हर विषय को अलग अलग कर दिया कि कोई साइंस पढ़ेगा, कोई आर्ट्स अर्थशास्त्र पढ़ेगा, कोई आर्ट्स पढ़ेगा। वहां से ये चीजें विलगाव की ओर चली गई। और अब जहां तक बात है, अपनी सरकार ने, जहां तक अपने माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी इसकी ओर इशारा किया है कि हमें अर्थ और वित्त को समझने की जरूरत है। तो एक आपका सराहनीय प्रयास है कि आपके चैनल के माध्यम से लोग कम से कम इन बातों को जान पाएंगे, उस चीजों को समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो कोई भूत नहीं कि जिससे डरने की बात है, उसको समझना है, उसको अपनी जिंदगी में उतारना है। अब एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा रोहित जी। जी सर, आप इस मुकाम पर हैं, आपने जीवन का हर दौर देखा, जी सर, अभाव से लेकर, तंगी से लेकर, पढ़ाई से लेकर, एयरफोर्स की नौकरी रही, देश सेवा रही, फिर आपने यूपीएससी की तैयारी की, शेयर बाजार में अपने आप को सम्मिलित किया, शामिल किया, पैसे बनाए, अब आप एक यूट्यूब चला रहे हैं। तो आज का जो युवा है, जी सर, आपने शतरंज भी खेला, शतरंज के जी सर। फील्ड में भी, चेस के फील्ड में भी अपने अपना अपनी ख्याति अर्जित किया आपने, आप फीडे की रैंकिंग तक गए। तो आज के देश का जो युवा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसे क्या करना चाहिए? उसे निर्णय कैसे लेना चाहिए कि उसे किस फील्ड में जाना है? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन। जी सबसे पहले तो मेरी एक राय ये है युवाओं को कि जी वो आराम से बैठे और जी आत्मचिंतन करे, वो सबसे पहले तो सर, जी ठीक है। टाइम बहुत लिमिटेड चीज है, 24 घंटे ही सबको मिलते हैं सर, ठीक है। बिल्कुल। जो असली मंत्र है वो है कंसिस्टेंसी। यदि आप किसी भी फील्ड में आप सफल होना चाहते हो, तो कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत करनी है लगातार एकदम बिल्कुल, निरंतरता जिसको बोलते हैं, लगातार निरंतरता। आप लगे रहें। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो आराम से बैठ करके सोचे कि भाई मुझे किस फील्ड में जाना है, मुझे क्या करना है, क्योंकि आपका वो दिल से लगा होना चाहिए, वहां आप ज्यादा मेहनत कर पाओगे। जी यदि आपने ऐसी चीज कोई चूज कर ली कि जो आपको मेहनत करके जबरदस्ती टाइप आप कर पा रहे हो, तो आप पूरी ताकत उसमें नहीं लगा पाओगे, जी ठीक है। तो बहुत आसान सी चीज चुनिए, बहुत आसान, जो आपको इजी लगे। यदि आपको
नौकरी करनी है तो भाई चलो मेहनत करनी है पूरी, ठीक है। यदि अपना कोई काम शुरू करना है जो भी आपको इजी लगे कम पैसे से, पहले उसमें करिए, उसमें ये देखिए कि इसकी जरूरत क्या है, ठीक है, क्या मेरे में वे गुण हैं कि जो मैं ये काम कर सकता हूँ, जी ठीक है। तो धीरे धीरे सब चीजें सर, सब कुछ आ जाता है। आप धीरे धीरे लगोगे, चीजों का पता चलेगा क्या है। थोड़ा अपनी एनर्जी को डाइवर्सिफाइड नहीं करना, ये नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है, उसने ये बोल दिया, अनवांटेड चीजों में नहीं उलझना, अपने जी पे जी फोकस करना है पूरा। जैसे सूरज की जो रोशनी आती है, जब हम लेंस लगा देते हैं तो आग लगा देती है सर वो पेपर बिल्कुल को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो सूरज का प्रकाश है कोई इफेक्ट नहीं करना। तो क्या है, सब एनर्जेटिक होते हैं सभी। यदि आपका फोकस एक जगह है और आप लगातार मेहनत कर रहे हो, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने कौन सा सेक्टर चूज किया हो और क्या करना चाहते हो, जी जी क्योंकि यदि जी। आपने मूल मंत्र ये समझ लिया, आप जहां भी जाओगे वहां झंडे गाड़ोगे, आप कोई रोक नहीं सकता आपको, कोई भी। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि फोकस करना बहुत ही आवश्यक होता है कि सूरज की रोशनी तो ऐसे हमें ऊर्जा देती है और कहीं उसको फोकस कर देते तो आग लगा जाती है। जी सर। काफी सोच सोच की बात है, मतलब एक बड़ा गंभीर सा विचार इसमें दिखता है। जी सर। और एक छोटा सा प्रश्न कि जी जिंदगी में प्रेम के क्या मायने हैं, जिंदगी में प्रेम क्या है? सर देखो, जो भी नेचर में चीजें हैं, जो भी नेचुरल है, जैसे प्रेम हो गया, सुख दुख शांति, ये जी प्रेम है। और प्रेम तो बिल्कुल बेसिक चीज है, एकदम बिल्कुल बेसिक। हम वो किसी से भी हो सकता है, अपने चाहे कोई हम तो इंसान है, ठीक है, जी हम आप चाहे एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो चीजें छलक रही है वो प्रेम ही है। हम आपस में भले ही हम रिश्तेदार नहीं है, कुछ नहीं है, जी या बिल्कुल। फिर हमारा किसी कोई जानवर भी हो गया, कोई पशु है, पक्षी है, तो प्रेम तो सर एकदम बिल्कुल बेसिक। एक यदि आप ह्यूमन बीइंग हो, आपके अंदर इमोशंस है, ठीक है, और आप कनेक्ट कर पा रहे हो दूसरों के साथ में, तो सर ऑटोमेटिक एक तरह से कनेक्शन दर्शाता है। प्रेम क्या है कि हम भी और आप भी एक उसे जो इमोशंस है हमारे वो जुड़े हुए हैं, बस वही सर प्रेम। तो जिंदगी ऑटोमेटिक आता है, ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं मेरे हिसाब जी से। जी 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 जी। जिंदगी के दरवाजे दूसरों के लिए खुले रखना, जी। अपने आप को समर्पित करना, जी सर। जी सर। उसको अपने आप में और अपने आप को उसमें देखना, जी सर। आपके विचार से यही प्रेम है। जी सर। जी सर। रोहित जी, आप हमारे गेस्ट रूम में आए, जी सर। इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, जी अपना इतना बहुमूल्य समय हमें दिया, जी 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 जी। युवाओं के लिए मार्गदर्शन, सबसे बड़ी चीज कि आपने जीवन के हर पहलू को खोल के हमारे समक्ष रखा, जी। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और थैंक आशा है कि हम आपको भविष्य में बुलाएंगे तो आप जी फिर जी से हमारे समक्ष आएंगे। और जी जी तब जी तक के लिए आप खुश रहिए, जी आबाद जी। रहिए, दिल्ली रहिए कि गाजियाबाद रहिए। नमस्कार। नमस्कार साहब जी, नमस्कार, थैंक यू साहब, थैंक यू।